प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम धार, व्याख्याता हिंदी, सेंट एसन पब्लिक स्कूल अधिकारी। पिछली क्लास में हमने पाठ परिचय पाठ 1 सूरदासी का पाठ परिचय पढ़ लिया था। अब इस पाठ में हमें 4 पद पढ़ने हैं। ये है अपना पहला पद, सूरदासी का पहला पद। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तनावती, खेलती रहती अपनी पोरी। सुनत रहत श्रवणनी नंद लोटा, करत रहत नदी माखन चोरी। तुमरो हम का चोर ले, खेलन चलो मिली सिंह दोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातोनी भूरई राधिका भोरी। ये पहला पद है पहले पाठ का। सर्वसंग व्याख्या करनी है। सर्वसंग व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखना पड़ता है। प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रसंग की पहली लाइन और कवि परिचय की पहली लाइन, जो भक्ति काल में एक चार्ट बनाया था, उसके आधार पर उस सूत्र को लगाते हुए बढ़िया लाइन हमें लिखनी है। प्रसंग की पहली लाइन क्या होगी? हमारी पुस्तक का नाम है क्षितिज। प्रसंग शुरुआत करते हैं प्रसंग की। प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि पद्यगांश है, गद्य नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के, क्षितिज में सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगेगी, डबल नहीं, क्योंकि एक कृति है। सिंगल और डबल के अलग नियम है, जो कि मैंने पूर्व कक्षा में आपको बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के, अब वो सूत्र लगाते हैं उस चार्ट में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भक्ति काल में सगुण भक्ति की कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास द्वारा रचित है। लेकिन उनके कौन से काव्य से रचित है? सूरसागर से, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भक्ति काल में सगुण भक्ति की कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के पदों से उद्धृत है। सामान्य भाषा में हम ये भी लिखते हैं कि लिया गया है, तो लेकिन वो एक हल्का शब्द है, वो हम यूज में नहीं लेंगे। उद्धृत है, उ आधा दय उसके नीचे री तय। और इस प्रकार से मैं लिखकर इसको दोनों को मिलाकर उ दय के अंदर ध, फिर वो र और तय, उद्धृत। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन अशुद्ध नहीं लिखना है। सूरसागर के पदों से उद्धृत है। ये देख पहली लाइन हुई हमारी इस किताब से, और सूरदासी द्वारा सूरसागर के पदों से उद्धृत है। अभी प्रसंग पूरा नहीं हुआ। अब ये जो पद है इतना बड़ा सूरदासी का, इसमें मुख्य बात क्या बताई गई है, वो भी हमें एक लाइन में लिखनी है। कुल मिलाकर 2 वाक्यों में ही हमें प्रसंग को पूरा करना है। तीसरा वाक्य नहीं बनना चाहिए। पहला वाक्य उद्धृत है, हो गया। इसकी मूल बात लिखी जाएगी दूसरे वाक्य। वो इस प्रकार से है, इस पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन हुआ है। जब पहली बार मिले थे कृष्ण और राधिका जी, उस समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन सूरदासी ने किया है। बस एक लाइन में बात हो गई, पूरा मूल भाव आ गया कि इस पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन हुआ है, और बड़े रोचक ढंग से किया है। सूरदासी ने कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन बड़े ही रोचक, सरल और सहज तरीके से किया है, ब्रजभाषा में किया है। होता क्या है कि जो गोकुल गांव है, उसकी एक गली में कृष्ण जी और राधिका का पहली बार आमना सामना हुआ। कृष्ण ने देखा, पहली बार देखा राधा बड़ी सुंदर थी, गौर वर्ण की थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ी सुंदर युवती थी। पहली बार जब देखा
तब बातें होती हैं कृष्ण और राधिका की, उसी का सरस वर्णन यहाँ किया गया है। गली में आमना सामना हुआ तब कृष्ण जी बूझत पूछते हैं श्याम श्री कृष्ण, बूझत श्याम श्री कृष्ण पूछते हैं, सामने गली में मिली है राधिका ने। बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोर वर्ण वाली गोरी सुंदर युवती, तू कौन है? बूझत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जब पहली बार राधिका जी से मिले तब पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, और क्या पूछते हैं? कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो? काकी, काकी यानी किसकी है बेटी? कहाँ रहती हो? काकी है बेटी, और किसकी बेटी हो? कहाँ रहती हो, आपका घर कहाँ है, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम किसकी लड़की हो? कहाँ रहती, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ, कभी भी मैंने आपको नहीं देखा। ब्रज खोरी, खोरी यानी गली, ब्रज यानी ब्रज की गलियों में, ब्रज की गलियों में मैंने कभी आपको पहले नहीं देखा, देखी नहीं कहूँ, कभी भी मैंने आपको नहीं देखा। ब्रज खोरी, खोरी यानी गली, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियों में। कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने ब्रज की गलियों में पहले आपको कहीं नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती। अब इतनी बातें श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गौरी आप कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने ब्रज की गलियों में कहीं आपको देखा नहीं। तब राधिका जी उत्तर देती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती। काहे को, किस लिए हम ब्रज तन, ब्रज की गलियों में। वैसे तन का सीधा सीधा अर्थ होता है शरीर, और ब्रज का मतलब ब्रज प्रदेश, और ब्रज का तन यानी ब्रज का शरीर, यानी ब्रज की गलियां, ब्रज के रास्ते, ब्रज के चौराहे। राधिका जी कहते हैं काहे को हम ब्रज तन आवती, हम किस लिए ब्रज की गलियों में आए। खेलती रहती, मैं तो खेलती रहती हूँ अपनी पोरी, अपनी दहलीज पर, अपने द्वार पर, अपने घर पर। पोरी, पोली जिसको दहलीज या द्वार यानी अपने घर के अंदर, खेलती रहती अपनी पोरी, मैं तो अपनी दहलीज में, अपने द्वार पर, अपने घर पर खेलती रहती हूँ। इसलिए हम ब्रज की गलियों में क्यों आए, आती भी नहीं इधर, और हम तो अपने ही घर की दहलीज में, द्वार में खेलती रहती हैं। और राधिका जी और क्या कहती हैं, सुनत रहे। देखो अब राधिका जी बड़ी चतुर है, राधिका जी ने सुन रखा था श्री कृष्ण के बारे में, और उसे बहाना भी मिल गया, क्योंकि श्री कृष्ण पहली बार मिले, श्री कृष्ण भी कम सुंदर नहीं थे, वो भी उसकी तरफ आकर्षित थी। श्री कृष्ण ने पूछा कौन है, ये गौरी तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, कहीं ब्रज की गलियों में देखा ही नहीं मैंने। राधिका जी कहती है ब्रज की गलियों में क्यों आए, हम तो अपनी ही दहलीज पर, अपने ही पोरी में, अपने द्वार पर खेलती रहती हैं। अब उसको बहाना मिल गया राधिका जी को, जो कि बड़ी चतुर थी। कहती है सुनत रहे, हम सुनती रहती हैं, श्रवणनी, अपने श्रवणेंद्रियां कान है जिनसे हम सुनते हैं, अर्थात कानों से हम सुनती रहती हैं। नंद बाबा का ढोटा पुत्र, हम सुनती रहती हैं, कानों से सुनती रहती हैं कि नंद बाबा का जो ढोटा है, पुत्र है, करता फिरता है दही माखन की चोरी, दही और माखन की चोरी करता फिरता है। राधिका जी को बहाना मिल गया, और इस बहाने से वो श्री कृष्ण की जो बातें उन्होंने सुन रखी थी, वो भी अब अपने वार्तालाप में, अपनी बातचीत में शामिल कर देती हैं कि हमने सुन रखा है कानों से कि जो नंद बाबा का पुत्र है वो दही और माखन की चोरी करता रहता है। इन पंक्तियों में एक तो अनुप्रास अलंकार आ रहा है।
जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था, जहां दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति किसी भी पद में होती है, दो या दो से अधिक, वहां अनुप्रास एक ही प्रकार के वर्णों की आवृत्ति। कहाँ रहती काकी है बेटी, कै कै, इस प्रकार से इस पद में और भी अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिल रही है। इतना पूछने के बाद में श्री कृष्ण कहते हैं, राधिका जी कहती हैं कि सुना है नंद बाबा का पुत्र दही माखन की चोरी करता फिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कहां चोरी हम ले ही, तुम्हारा हमने क्या चोर लिया, खेलन चलो मिली संग चोरी, खेलने चलो संग मेरे साथ में मिलकर चोरी बनाकर, मेरे साथ में चोरी बनाकर खेलने चलो, तुम्हारा मैंने क्या चोर लिया, तुमरो कहां चोरी हम ले ही, खेलन चलो मिली संग चोरी। इन पंक्तियों में आक्षेप अलंकार है। आक्षेप लगा है मतलब दोषारोपण, जहां किसी बात का किसी दूसरे व्यक्ति पर आक्षेप किया जाता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो आक्षेप अलंकार हो गया, या सीधा सीधा आक्षेप। तुमरो कहां चोरी हम ले ही, खेलन चलो मेरी संग चोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चोर लिया, तुम तो मेरे साथ में जोड़ी बनाकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातुनी बुरई राधिका बोरी। अंत में सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि, रसिकों में सबसे शिरोमणि, सबसे अग्रणी, सबसे आगे, ऐसे रसिक स्वभाव के श्री कृष्ण। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, प्रभु श्री कृष्ण जो रसिकों के शिरोमणि हैं, अग्रणी हैं, सब में आगे हैं। बातुनी, बातों में, बुरई बुला लिया, राधिका बोरी जो कि बोली होती थी। बातों में इस प्रकार से श्री कृष्ण ने राधिका जी को बातों में पहला फुसला लिया। तो ये इस पद में जो पद सूरसागर से है, सूरसागर के पदों से है, इसमें कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन। सबसे पहले हमें सर्वप्रसंग की व्याख्या करते समय प्रसंग लिखना है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया। प्रसंग के बाद में इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में ये इतना ज्यादा कठिन पद नहीं है, ब्रजभाषा में है। काकी यानी किसकी, खोरी यानी गली, पोरी यानी दहली, दधी यानी दही, माखन यानी माखन, लोटा यानी श्रवणनी यानी कानों से, शिरोमणि यानी शिरोमणि, अग्रणी, बुरई यानी बुला लिया, भोरी यानी भोर ली। ये एक लहजा है ब्रजभाषा का, भोरी, पोरी, जोरी। तो ये प्रसंग हो गया, फिर इसकी व्याख्या कर देंगे। अब विशेष देखो, सबके अलग अलग नंबर होते हैं, प्रसंग के अलग नंबर है, व्याख्या के अलग नंबर है और विशेष के अलग नंबर है। तीनों चीजें अपनी जगह मायने रखते हैं, तो सारी चीज हमें बिल्कुल शानदार करनी है। अब विशेष में देखो, विशेष में सबसे पहले तो इस पद की मुख्य बात, इस पद की मुख्य बात हमने पहले भी याद रखी प्रसंग में। इस पद में कृष्ण और राधिका जी के प्रथम मिलन का वर्णन हुआ है। अब सबसे पहले भी विशेष की पहले बिंदु में, विशेष के पहले बिंदु में हम फिर मुख्य बात रखेंगे, तो क्या इसी को उठाकर रख दें? नहीं, उसकी थोड़ी भाषा शैली अलग होनी चाहिए, सेम तो कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने कर दिया भक्त कवि ने, देखो यहां किया कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का, मूल बात आ गई ना पूरे पद की। अब विशेष के पहले बिंदु में भी मूल बात आनी चाहिए, लेकिन मूल बात की सेम वही लाइन थोड़ी लिख देंगे, नहीं, थोड़ी लाइन को घुमा फिरा कर बनाकर या मतलब भाषा शैली को बदलकर अपने तरीके से कर देंगे। पहला बिंदु है भक्त कवि ने राधा और कृष्ण के किशोरावस्था के स्वभाव तथा सरस वार्तालाप का चित्रण किया है। अभी मूल बात, भक्त कवि ने राधा और कृष्ण के किशोरावस्था के स्वभाव तथा किशोरावस्था के
किया है। अब एक बिंदु और बन सकता है, 5-6 बिंदु बन सकते हैं। इस वार्तालाप में सरलता, सहजता, सांकेतिकता, संकेत मतलब इशारा। दूसरा बिंदु यहाँ और बन सकता है कि इस वार्तालाप में सरलता, सहजता और सांकेतिकता है। सांकेतिकता किस प्रकार से? संकेत कर रही है ना राधिका जी कि तुम तो चोरी करते हो, दही माखन की हमने सुना है, तो यहाँ सांकेतिकता का गुण आ गया। भाषा शैली में चित्रात्मकता, चित्रात्मकता का सांकेतिकता, ये अनेक गुण होते हैं। तो ये पद ये भी बन सकता है। पद में गेयता का निर्वाह हुआ है। सूरदासी के जितने भी पद हैं वो गेय हैं, गाए जा सकते हैं, लय में गाए जा सकते हैं। तो कोई भी पद हो उसमें गेयता तो है, और प्राचीन काव्य में विशेषकर भक्ति काल के काव्य में गेयता ही मिलेगी आपको। आधुनिक में गेयता का उतना गुण नहीं है। तो इस पद में गेयता का निर्वाह हुआ है। एक बात लिखनी है, भाषा कौन सी है भाई? ब्रज भाषा है। सूरदासी ने सिर्फ एक ही भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर कौन कौन से अलंकार हैं? अनुप्रास अलंकार है और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अपना ये पहला पद इसकी व्याख्या हो गई।